नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता के सुलगते हालात और खित्ते पर मंडलाते तबाहकुन जंग के बादल, क्या दुनिया एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है या फिर अमन का कोई रास्ता अब भी बाकी है? इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने हमेशा जंग की बजाय मुज़ाकरात की बात की। पाकिस्तान का अब तक का किरदार किसी शानदार सिफारतकारी से कम नहीं है। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जमी बर्फ पिघलाने और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो मुखलिसाना कोशिशें की हैं जिनका एतराफ़ न सिर्फ अमरीका और ईरान ने बल्कि पूरी दुनिया ने किया है। पाकिस्तान ने अपनी बेमिसाल कोशिशों से दोनों ममालिक को इस्लामाबाद अकॉर्ड तक ले आया है और अमन के लिए काबिल अमल नुकात अमरीका और ईरान के सामने भी रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अकेला पाकिस्तान ये बोझ उठा सकता है? चीन की मुकम्मल हिमायत, तुर्की और मिस्र की हम कदम कोशिशें अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि अमन की ताली दोनों हाथों से बजेगी। पाकिस्तान की ये कोशिशें तभी बारावर साबित होंगी जब दो बड़े स्टेक होल्डर्स अमरीका और ईरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अमन के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। हमलों का सिलसिला रोकना होगा और उन कुव्वतों के हाथों को रोकना होगा जो इस जंग को तूल देकर अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं। आज हम नाज़रीन इसी पर बात करेंगे कि क्या अमरीका और ईरान लचक दिखाएंगे, क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी खित्ते को इनकी तरफ ले जाएगी। इस सिलसिले में हमारे साथ आज माहिरीन होंगे जो कि इस सूरत हाल पर बात करेंगे और हम समझने की भी कोशिश करेंगे ये जंग आखिर कहाँ जाकर पहुँचेगी। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद है, मशरिक़ वुस्ता पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। जबकि साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद हसन साहब, अब तक की ये जो जंग की पेशरफ्त है इसमें पाकिस्तान का किरदार देख लें, दीगर ममालिक का इसमें किरदार देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट गुफ्तगू है उसको देख लें और ईरान का रद्द-ए-अमल देख लें, तो ये जंग आपको किस जानिब दिखाई देती नज़र आ रही है? क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान जिस मैच्योर फॉरेन पॉलिसी एंगलिंग के साथ पाकिस्तान डी एस्केलेशन करवा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक स्टेबिलिटी की अहमद साहब, आप साथ ही रहिए, डॉक्टर जमील अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील अहमद साहब, यही सवाल जो मैं अभी कर रही थी इससे पहले अहमद हसन अल अरबी साहब से, कि अब तक की दीगर ममालिक की पेशरफ्त और काविशें, पाकिस्तान का एफर्ट स्पेशली इसको सामने रखते हुए, और वो मुल्क दो जो हालत जंग में है, ईरान और अमरीका, इन दोनों की गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए और जब डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है, आप क्या समझते हैं कि ये जंग कुछ सुलझती हुई नज़र आ रही है? जी हाँ, ये दुनिया के बहुत सारे अखबार और जरीदे कह रहे हैं बहुत नाजुक मोड़ पर। हम तो बात करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि ऑन द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ डील एंड नेगोशिएशन एज वेल एज जो आगे मुतवक्को स्ट्राइक्स हैं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कोई 4-5 मरतबा एम्फेसाइज करके कहा कि जी मैं तो उसको खंडरात में तब्दील हो सकता है पूरा ईरान, और 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह हो सकता है उनकी तकरीर के मुताबिक। तो दुनिया ज़ाहिर एक तज़ब्ज़ब में है, एक वसवसे में है, एक सरासमी फैली हुई है, और ऐसे में पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक किरदार है उसमें पूरी दुनिया की नज़रें हैं। राइट, पाकिस्तान ही है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है न सिर्फ ईरान से और ईरान पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान ही है जो कि अमेरिका से भी कम्युनिकेट कर रहा है और खलीजी रियासतों से अपने राब्ते में रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात चीन। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए तो आज अगर डील की कुछ आस और उम्मीद है और रह गई है तो वो यही है कि पाकिस्तान ने जो 5 पॉइंट दिए हैं उसमें से 3 पॉइंट एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, किसका उस पर कंट्रोल होता है, शायद वो तो नेगोशिएशन के बाद जो 45 दिन का टाइम मिलेगा, अगर ये सीज फायर, क्योंकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर तो इस सीज फायर से इत्तफाक नहीं किया खबरों के मुताबिक। ईरान तो कहता है कि सीज फायर नहीं, अब तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दें ताकि बार बार का जो हर 6 महीने बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर देता है उससे वो दोबारा रिपीट ना हो। तो ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल पर है ईरान का अमेरिका से, और बाकी जो भी पहले होती रही नेगोशिएशन, अगर थोड़ा बहुत बचा कोई खुचा कोई ट्रस्ट है तो सिर्फ इतना ही है कि वो कम से कम इस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है, ये दुरुस्त है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ट्रंप की मंशा है, ख्वाहिश है जो कि ईरान नहीं मानता है
कि वो टोल टैक्स लेगा हरमुज से, क्योंकि उन्होंने फतह कर लिया है और उन्होंने ईरान पे फातह के तौर पर वो उभरे बिल्कुल हैं। डॉक्टर साहब, तो अभी यहाँ बहुत से मुमकिनात और नामुमकिनात हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, जिस पर हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि अहमद हसन अल अरबी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप क्या कह रहे थे? जी, मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान जिस तरीके से डीएस्केलेट करवा रहा है, ये सिर्फ जंग की डीएस्केलेशन नहीं है, इसको डीएस्केलेशन एंड बियॉन्ड कहते हैं। जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे कि ईरान एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाह रहा है, ईरान एक सिक्योरिटी गारंटी और सस्टेनेबल पीस चाह रहा है, और उस सस्टेनेबल पीस को अचीव करने के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के जो मुबस्सिरीन हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनका इस बात पे कंसेंसस है कि अगर सस्टेनेबल पीस मिडिल ईस्ट को चाहिए तो जो सोल्यूशन होगा वो मुस्लिम वर्ल्ड का इंडिजिनस सोल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसी इन्वायरमेंट में जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है इस सारी पीस टॉक और मीडिएशन को लेके, और जब आपका दुश्मन यानी ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन कहता है, इसराइल को अपना दुश्मन कहता है, जब आपने देखा कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में और डिफरेंट अमेरिकन जर्नल्स में ये बात किस तरीके से इन्होंने उसको प्रोपेगेंडा किया कि ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ें, तो यहाँ से इंटेंशंस भी उनकी बड़ी वाजे हो जाती हैं। और ऐसी इन्वायरमेंट में ईरान का सऊदी अरेबिया की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर अटैक करना, दैट इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव और बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ईरान के अपने लिए और इस पीस प्रोसेस के लिए भी। साथ ही रहिए अहमद हसन साहब। ब्रिगेडियर वकार साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी और इससे पहले डॉक्टर जमील साहब ये कह रहे थे कि 5 शराइत में से 3 ऐसी हैं कि जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, 2 अभी भी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एक तो ये बताइए, दूसरा क्या ईरान मान जाएगा इन शराइत को लेकर के सस्टेनेबल पीस ना हो, 2 शराइत ना मानी जाएं? हमारा ब्रिगेडियर वकार साहब से अभी राब्ता नहीं हो पा रहा। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप अगर इसका जवाब देना चाहें तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जिस सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल पीस ईरान को चाहिए, वो अपनी शराइत पर डट चुका है, तो अगर 3 पॉइंट्स पर अग्री हो जाता है और 2 पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पाता, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? देखिए, इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट यही है कि कोई सस्टेनेबल पीस हो। दुनिया ने देख लिया कि ये जो इस वक्त एक भौचाली कैफियत हुई पूरे इस खित्ते में, उसका दुनिया को कितना दर्द हुआ और कितनी दुनिया ने इस पर एक मुसीबत सही है। तो उस अगर चीज़ को मद्देनजर रखा जाए तो पूरी दुनिया की नज़र इस पर सस्टेनेबल पीस पर है। क्या अमेरिका सस्टेनेबल पीस चाहता है? क्या इजराइल सस्टेनेबल पीस चाहता है? इजराइल के हवाले से कि नहीं, इजराइल नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल का तो दरीना ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से, और है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को नेस्त नाबूद किया जाए। और इजराइल की इस ख्वाहिश की कल तर्जुमानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी फरमा दी जब उन्होंने कहा कि मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा। अब रहा सवाल कि अमेरिकन इंटरेस्ट में क्या है। वो उनके 9 लाख अमरीकी जब सड़कों पे निकले 3 रोज कबल, तो उन्होंने इस चीज़ की गमाजी कर दी कि उनका क्या इंटरेस्ट। और जो वहाँ के कांग्रेस मेंबर्स इस वक्त बात कर रहे हैं, जो वहाँ के दानिश्वर बात कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट वो यही समझते हैं कि इसमें जंग अगर रुके तो उनकी जेबों पर भी बोझ हल्का हो, उनके जहनों से भी ये टेंशन ख़त्म हो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज थोड़ी सी आस और उम्मीद, और वो भी क्योंकि पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद चाइना एंड अदर गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान इज रियली ट्राइंग हार्ड एंड पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड। ये सारे एफर्ट्स डॉक्टर साहब एक तरफ, और जिन शराइत की आप बात कर रहे थे, 3 शराइत जिन पर एग्रीमेंट हो सकता है, वो भी एक तरफ। आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, ईरान इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएगा? ईरान बिल्कुल, ईरान तो हमेशा इंटरनेशनल कानून को सामने रख के हर चीज पर मुत्तफिक होने के लिए तैयार रहता है। आपको मैं मिसालें दे देता हूँ। ईरान को जब JCPOA से किया उसने, तो उस वक्त भी 2 साल उस पर नेगोशिएशन हुए और ईरान ने इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस पर एग्री किया JCPOA से ओबामा गवर्नमेंट में। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वॉकआउट कर गए, तब भी ईरान ने काफ़ी हद तक इंटरनेशनल कानून की पासदारी की, एक्सेस देता रहा IAEO को। और आज भी जो चंद जो 28 से पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे जनीवा में, ईरान यही कहता था कि हम तैयार हैं। उसने पूरा इंदिया दे दिया था कि 3.67 पे वो यूरेनियम की अफजूदगी ले आएंगे। वो अपने मिसाइल्स के लिए उनका सॉवरन राइट है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनका राइट है कि वो अपने मिसाइल्स के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने सॉवरेनिटी के लिए वो उसको जारी रखेंगे। तीसरी बात थी
प्रॉक्सी की, वो ज़्यादा आसान बात है कि प्रॉक्सी को सपोर्ट ना करें। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। जिन जिन ममालिक में ईरान को कहा जाता है कि आपके अलाइंड लोग हैं या प्रॉक्सी है आपकी, वो सारी के सारे ममालिक अपनी अपनी सॉवरेन कंट्रीज हैं, और उनकी अगर कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ होती है तो वो ममालिक खुद उसका टेक केयर कर सकते हैं। लिहाजा आज की जो बातें हो चल रही हैं, 15 पॉइंट अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने फरमा दिया है, ये जी। बात कह दी है बड़े वाजे तौर पर कि अगर ये डील नहीं की तो मैं क्या करूंगा। ये सारों को हमें बल्कि इल्म है कि उनकी ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या उनकी ये जो फरमाया कल है। वाली धमकी है, कल वाली बात है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिए। हाफिज ताहिर अशरफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाफिज साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम सब तो यही दुआ कर रहे हैं कि ये जंग सुलझती हुई जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है, अपनी डिप्लोमेटिक रेलिवेंस पाकिस्तान जिस तरह से साबित कर रहा है वो आपके सामने है। कल की अगर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को हम सामने रखा है तो किस कदर बौखलाहट का वो शिकार थे, किस कदर जारिहाना गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई। आपको क्या लगता है कि ईरान शराइत पर मान जाएगा, या ईरान की शराइत अमेरिका मान लेगा, बीच का रास्ता निकलेगा, डेडलाइन खत्म होने से पहले ये गुत्थी कुछ सुलझेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अमेरिकी सदर जो है ना, उनकी कोई बात हतमी नहीं होती है, लेकिन कल की उनकी जो गुफ्तगू है या परसों की जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें जारहाना उनका जो मूड है और जारहाना जो अंदाज है वो बहुत ज्यादा उसमें शिद्दत आई है। लेकिन कल उन्होंने जहां उनसे एक दो जगह सवाल हुए, जो अमन की कोशिशें हो रही हैं और जो इस्लामाबाद इस वक्त कोशिशें कर रहा है अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो उनकी वो टूर नहीं थी जो बाकी थी, उनका वो लहजा नहीं था। इसका मतलब है कि वो भी इन कोशिशों की तायीद कर रहे हैं किसी न किसी जगह पे, और वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद अकार्ड जो है ये किसी तरह हो जाए। मैं ये समझता हूँ। ईरान की क़यादत भी ये कह रही है। अब जरूरत इस बात की है कि इस वक्त अमेरिका भी और ईरान भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज सुबह जो सऊदी अरब पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, जो मिसाइल मारे गए, इसकी कोई वजह समझ नहीं आती है। ऐसे वक्त में जब अमन की कोशिशें जो है वो जारी हैं और अमन की कोशिशें जो है वो हो रही हैं, तो जरूरत इस बात की है कि सब्र और तहम्मुल से काम ले, और अमेरिका भी जंग बंद कर दे, अमेरिका भी इस तरफ आए जारहियत की बजाय। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पे ये भी पॉइंट है ना कि एक जानिब अमन की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो धमकियां भी देते हैं, तो फिर ऐसे में ईरान कैसे सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज किया कि जो अमेरिकी सदर है उनकी किसी बात को आप हतमी नहीं कह सकते, वो कोई बात भी कर सकते हैं, लेकिन अमन हमें दरकार है, अमन इस दुनिया को दरकार है। इसराइल नहीं चाहता कि अमन आए, और उसने इस्तेमाल किया है अमेरिका को, और अब अमेरिका जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि इस जंग से कैसे निकले। लेकिन हम ईरान से ये कहते हैं कि वो पहले मरहले के अंदर अरब इस्लामी ममालिक पर, और बिलखुसूस जो ये सऊदी अरब पर आज सुबह हमले की, हमें समझ नहीं आती, कोई वजह समझ नहीं आती, ना वो कोई दिफाई जगह थी ना कोई और थी। कम अज कम इसको बंद करे। पूरा आलम इस्लाम अमरीकी जारहियत की मजम्मत कर रहा है, इसराइल की मजम्मत कर रहा है। इसराइल जो खेल खेलना चाहता है इस खित्ते के अंदर, वो तभी रुक सकता है कि अगर मुस्लिम उम्मा एक हो। और इस्लामाबाद जब ये कोशिशें कर रहा है तो उन कोशिशों के अंदर इस वक्त पहला मरहला मेरे नजदीक पहले ही कामयाबी होगी कि इस्लामी अरब ममालिक और ईरान के दरमियान ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये खत्म हो। अच्छा हाफिज साहब, शॉर्टली ये फरमाइएगा कि आपकी गुफ्तगू का क्या ये मतलब है? आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर तमाम तर शराइत नहीं भी ईरान मान सकता, तो जो चंद शराइत मानकर ये जंग खत्म की जा सकती है, लचक दिखाई जा सकती है, ये मुजाहरा किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अमन के लिए जब आप बात करते हैं या किसी भी मामले में आप मुज़ाकरात कॉम्प्रोमाइज किया जाए, आप 100% आप मुज़ाकरात में या अमन की तरफ जब किसी भी मामले में बढ़ते हैं तो आप 100% अचीव नहीं करते। जो मिलता है वो लेते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस आलम इस्लाम, आलम अरब एक मुश्किल सूरत हाल में आया हुआ है। हम कम से कम अपना घर तो ठीक कर लें। जो कोशिशें इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारी क़यादत कर रही है, वो तभी देखें, सऊदी अरब रोज़े अव्वल से हमारे साथ मुआविन है अमन की कोशिशों में। अगर सऊदी अरब ने जवाब नहीं दिया ईरान को तो वो उसका क्रेडिट बाहर सूरत कोई
कहे या ना कहे, अल्लाह तो जानता है ना कि ये बिल्कुल। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और अमीर मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातों का नतीजा है। उनके आपस, उसके बाद अमन मिशन शुरू हुआ है, उसमें हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा, ईरान से भी ये गुजारिश करते हैं, अरब मुल्कों से भी ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे ये जंग तूल पकड़े। इसमें नुकसान बाहर सूरत उम्मत मुस्लिमा का हो रहा है, बाहर सूरत ईरान का नुकसान भी मेरा नुकसान है, अरबों का नुकसान भी मेरा नुकसान है, और इसराइल इसका बेनिफिशरी है। इसराइल इस सारी जंग में इस आग में तेल डाल रहा है। हमें इन साजिशों को समझना होगा। ग्रेटर इसराइल का रास्ता ये उम्मत मुत्तहिद होकर रोक सकती है। पाकिस्तान इस वक्त सबको चाहिए कि वो दुआ भी करें, और जो कोशिश इस वक्त इस्लामाबाद कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब हमारा मुआविन है, मिस्र है, तुर्किया है, अमेरिका भी उन कोशिशों को मान रहा है, ईरान भी मान रहा है, बल्कि सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कोशिशें, अमेरिका भी अब इस्लामाबाद अकॉर्ड की जानिब देख रहा है। हाफिज साहब, आपने बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू की, आप साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये आपने भी सुनी है। पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी के जरिए अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद अकॉर्ड की मेज तक इनको ले आया है। अब आप क्या समझते हैं कि क्या ये दोनों मुमालिक इस तारीखी फायदे से मौका उठाएंगे, संजीदगी दिखाएंगे, थोड़ी लचक एक जानिब अमेरिका दिखाए, थोड़ी ईरान दिखाए, तो ये आगे बढ़ सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो बातचीत हो रही है उसमें बिल्कुल वजन है, बिकॉज एक्चुअली दोनों साइडें अगर देखें तो नुकसान तो दोनों तरफ हुआ। ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर गल्फ का है और अमेरिकन मिलिट्री का है, और शायद दोनों साइडें अभी ऑफ रैंप देख रही होंगी। और उसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान एक सेंटर बनता है फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कुछ भारत के मीडिया आउटलेट्स की आई थिंक जिक्र जरूर कर दूं कि वो कह रहे हैं कि इवन अगर $500 का भी बैरल हो जाए तेल, ये सक्सेस ना हो जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की, मतलब उनको इतनी चुभन है और जलन है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज़ दिस विल बिकम ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। वो भारत इसलिए ऐसा कर रहा है कि डिप्लोमेटिक तौर पर भारत बिल्कुल इररेलेवेंस हो गया है खित्ते में, उसकी रेलेवेंस ही नहीं रही। अभी आ रहा हूँ कि अभी जी हाँ, उसमें एक और फैक्टर है कि ईरान को भी एज अ स्टेट